गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमके केमिस्ट्री पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेजुएशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसमें मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। मॉडर्न कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का 1926 ईस्वी में श्रोडिंगर ने दिया था। श्रोडिंगर ने बताया कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है यानी कि जो परमाणु की संरचना है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या है या इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कण है, लेकिन इन्होंने जो कहा कि वो एक तरंग की तरह काम करता है, उस पर आधारित एक परमाणु की संरचना दी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ड्युअलिटी क्या है या ड्यूअल नेचर क्या है। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की द्वित प्रकृति के बारे में सन 1924 ईस्वी में डी ब्रोगली ने अवगत कराया। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जितने भी गति करने वाले कण होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, मिट्टी का टुकड़ा हो या फिर कोई एक गेंद हो, तो जितने भी गति करने वाले कण होते हैं वो सभी तरंग की तरह ही कार्य करते हैं। इन सब की जो कण थे, इन सब के गुणों का अध्ययन प्रयोगों द्वारा पुष्ट किया गया। तो सन 1927 ईस्वी में डेविसन और जर्मर दो ऐसे वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये पुष्ट किया कि जिस तरीके से एक्स रेज होती हैं, एक्स किरणें हैं, उनमें विवर्तन का गुण होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन में भी विवर्तन का गुण होता है, व्यतिकरण की भी घटनाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इन सब प्रयोगों द्वारा स्पष्ट हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल तरंग की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग विवर्तन और व्यतिकरण की घटना तरंग की घटना थी, और अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं यानी कि कण हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो, जितने भी पार्टिकल्स हैं तो वो कण की तरह क्यों कार्य करते हैं और किस तरीके से यहाँ हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। समझते हैं पार्टिकल और वेव यानी कि दो नेचर हो गए, तो बेटा इसी को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की द्वित प्रकृति। तो इलेक्ट्रॉन की द्वित प्रकृति से संबंधित डी ब्रोगली ने एक समीकरण दिया जिसे हम लोग लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mv या इक्वल टू h/p, जिसे संवेग, p को संवेग कहते हैं, m कण का द्रव्यमान है और v वेग है, h प्लांक नियतांक है। तो हम लोग इसके पहले ड्युअलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि जितने भी गति करने वाले कण होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो सभी एग्जांपल्स आते हैं, तो वो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और इन सब के बारे में ये जो समीकरण है डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी। तो इस प्रकार से नए सिद्धांत का जन्म हुआ, यानी कि डी ब्रोगली ने ड्युअलिटी नेचर जो दिया उसे हम लोग कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी इन मैटर। तो ये एक नया सिद्धांत का जन्म हुआ डी ब्रोगली के इस विचार से कि जितने भी गति करने वाले कण होते हैं वो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और इस तरीके से इन्होंने इक्वेशन में भी इसको ड्राइव किया, जिसे लैम्डा इक्वल टू h/mv इक्वल टू h/p कहते हैं। तो अब हम लोग इसको ड्राइव करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू h/mv कैसे निकल के आता है। तो सन 1905 ईस्वी में प्लांक और आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित एक समीकरण दिया था। प्लांक का जो क्वांटम थ्योरी थी उसके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं E इक्वल टू h nu होता है, ये प्लांक का समीकरण था। और आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संहिता में एक संबंध दिया था जिसे E इक्वल टू mc स्क्वायर कहते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है। तो इन दोनों समीकरण को ध्यान में रखते हुए E की वैल्यू है दोनों h/nu, h इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको इक्वल कर देंगे तो h इक्वल टू m इंटू c स्क्वायर, और जो न्यू है वो तरंग संख्या है, इसे c/λ कहते हैं, जहां लैम्डा जो है वो कण की तरंग दैर्ध्य है। तो
अपॉन लैम्डा इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, तो यहाँ से एक स्क्वायर इस सी से कैंसिल हो जाएगी, तो h इक्वल टू m इंटू सी, यहाँ पे अपॉन लैम्डा, और अगर लैम्डा की वैल्यू आप निकालते हैं तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन m इंटू सी। तो ये प्रकाश से संबंधित है, कोई कण है वो प्रकाश के वेग से गतिमान है, यदि कोई कण v वेग से गतिमान है तो c की जगह पे हम लोग यहाँ पे v लिख देंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। तो m और v, m द्रव्यमान है, v वेग है, तो किसी कण के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, तो इसे h अपॉन p भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि जो किसी कण का तरंग लैम्डा है वो प्लांक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और संवेग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से ड्युअलिटी के बारे में यहाँ पे एक इक्वेशन अपने सामने निकल कर आती है। तो अब हम लोग लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी इक्वल टू h अपॉन p पढ़ चुके हैं। ये तो डी ब्रोगली ने किसी भी मैटर के गति करने वाले कणों की ड्युअलिटी के बारे में इक्वेशन दी। तो हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न कंसेप्ट की। तो मॉडर्न कंसेप्ट दिया श्रोडिंगर ने, जिसे श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन भी कहते हैं। 1926 में सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित थी। तो हम लोग जानते हैं कि श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है वो क्या था। अगर किसी एक ही दिशा में कण जो है केवल एक ही दिशा में अगर गति कर रहा हो तो उस इक्वेशन को d स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v अपॉन h स्क्वायर इनटू साई इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं। यदि कण तीनों दिशाओं में गति कर रहा हो तो इसी इक्वेशन को d स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई अपॉन डी पाई स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v अपॉन h स्क्वायर इनटू साई इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं किताबों में ये भी लिखा होता है कि जो 3 डायमेंशनल है इसको डेल स्क्वायर से भी डिनोट हम लोग कर देते हैं। तो d स्क्वायर अपॉन डी x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर इनटू साइन को हम लोग डेल स्क्वायर और साइन इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन लिखना होगा। तो ये इक्वेशन है, इसे कहते हैं श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन यानी कि तरंग समीकरण है। अब हम लोग इसको ड्राइव करते हैं कि श्रोडिंगर ने इस तरंग समीकरण को कैसे निकाला, किसी एक कण के लिए कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं d स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v अपॉन h स्क्वायर इनटू साइन इक्वल टू 0। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस इक्वेशन में डिनोशन क्या है, साई क्या है। साई है वेव फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं तरंग फलन। यहाँ हम बताएंगे कि साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है और इसकी भौतिक सार्थकता क्या है, इसका महत्व क्या है। x y z एक्सिस है जिसपे कण जो है 3 डायमेंशनल में यानी कि त्रिविमीय दिशा में गति कर रहा है। इसको हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशनल अरेंजमेंट है जहाँ पे पार्टिकल जो है मिल सकता है, कहीं उपस्थित होता है। h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट। e जो है वो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, और v है पोटेंशियल एनर्जी। के ही होता है काइनेटिक एनर्जी, वो अभी इसमें यूज नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ये है पोटेंशियल एनर्जी और h प्लांक कांस्टेंट बता दिया है। e जो है वो पार्टिकल का द्रव्यमान है, इसको हम लोग मास लिखते हैं। तो इस तरीके से ये बाकी का सेज जो 8 आ रहा है, पाई आ रहा है, ये सभी कांस्टेंट है। कैसे इसका डिनोशन करेंगे हम लोग समझते हैं। किसी पार्टिकल के लिए
साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा होता है, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं जैसे फिजिक्स में हम लोगों ने कलांतर पढ़ा, उसी तरीके से साइन में कोण 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा है, जहां x कर्ण में x जो है x डायमेंशन में विमा में या x दिशा में जो है गति कर रहा है, d इसका तरंगदैर्घ्य है, ये इसका आयाम है और ये साइन कोण पे चल रहा है। तो ये हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट जो है इसमें हम लोग साइन के बारे में पढ़ते हैं, यानी तरंग फलन के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे, पहले डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं, फिर इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है उसमें इन्होंने क्या बताया, ये गणितीय रूप है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पहली इक्वेशन का हम लोग अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा dx डी साई अपॉन dx, यानी कि x के सापेक्ष हम लोगों ने इसका अवकलन कर लिया। जो मैथ वाले हैं उनके लिए आसान है, y वाले थोड़ा सा समझ लीजिए। साइन का जो अवकलन है वो cos होता है, साइन का cos हो गया cos 2 पाई x अपॉन लेमडा। अब यहाँ पे जो वैल्यू अपनी आएगी उसका भी अवकलन होगा, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई अपॉन लेमडा, x की वैल्यू होगी 1। तो ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग आगे लाते हैं, d साई अपॉन dx इक्वल टू a इनटू 2 पाई अपॉन लेमडा cos 2 पाई x अपॉन लेमडा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 का एक बार फिर से अवकलन करने पर जब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो b स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा a 2 पाई अपॉन लेमडा। cos का जब करेंगे तो आएगा माइनस साइन 2 पाई x अपॉन लेमडा, और फिर से इस वैल्यू का करेंगे तो इसके सापेक्ष कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो हो गया 2 पाई अपॉन लेमडा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको आगे हम लोग लाते हैं तो ये हो जाएगा d स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू a, जब इसको बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह यही साथ में लिख देते हैं, साइन 2 पाई x अपॉन लेमडा। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम लोग, d स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, माइनस आगे लिख दिया a साइन 2 पाई x अपॉन लेमडा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। तो ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो यहाँ हम लोग मैच करते हैं कि a साइन 2 पाई x अपॉन लेमडा जो वैल्यू आ रही है वो पहली इक्वेशन में था a साइन 2 पाई x अपॉन लेमडा, यही वैल्यू यहाँ पे आ गई, और ये वैल्यू है साई के बराबर। तो हम लोग इस जगह पे साई लिख सकते हैं इस इक्वेशन को यहाँ पे। तो कैसे डिनोट करेंगे, ये लिखा है d स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस लगा दिया, उसके बाद 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और इस वैल्यू की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन। तो यहाँ पे नया अपने साथ इक्वेशन बनके तैयार हो गया, d स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर माइनस जब इधर लाएंगे तो प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इनटू साई इक्वल टू 0, इसको देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है वो डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उस पर आधारित है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। तो डी ब्रोगली ने तरंग प्रकृति के लिए एक वैल्यू दी थी जिसे हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते थे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दी जाए लैम्डा की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर की जगह पे, तो इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेशन आएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर हमने स्क्वायर लिख दिया तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और परिवर्तन कर सकते हैं, इस m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर को m इंटू m v स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी बताएंगे कि इसको हम लोग क्यों लिख रहे हैं ऐसा m इंटू m v स्क्वायर, क्योंकि किसी भी कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी सभी लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं।
तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मिटाते हैं और लिखते हैं किसी कण की जो पार्टिकल अभी हम लोग ले रहे हैं जिसके लिए निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन माना है उस पार्टिकल को, तो उसकी जो कुल ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कण की जो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो गतिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं 1/2 mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं v से, टोटल E इक्वल टू होता है 1/2 mv² प्लस v। तो यहाँ v को धरना है तो E माइनस v इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। थोड़ा सा और संशोधन करते हैं तो अपने पास इक्वेशन निकल के आई है E माइनस v इक्वल टू 1/2 mv²। केवल mv² की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 2 E माइनस v इक्वल टू mv²। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो mv² है इसकी जगह पे 2 इंटू E माइनस v लिखा जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा फिर से इसको मिटा देते हैं और यहाँ से लिख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग जहाँ पहुंचे थे, आप लोग नोट करते जाइए इसको। तो ये जो अपने पास इक्वेशन बन के आ रही थी कि λ² इक्वल टू h² अपॉन m इंटू mv², तो mv² की जगह पे 2 इंटू E माइनस v आ गया, तो इसकी जगह पे हम लोग 2 इंटू E माइनस v लिख सकते हैं। तो λ² इक्वल टू हो जाएगा h² अपॉन m इंटू mv² की जगह पे 2 इंटू E माइनस v। तो इसको हम लोग अगर यही वैल्यू जो λ² हम लोगों ने निकाला है, यही λ² की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। इस इक्वेशन नंबर अगर 5 में लेते हैं तो हो जाएगा d² अपॉन d साइन² अपॉन dh² प्लस 4 पाई² अपॉन λ² की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं h² अपॉन 2 m E माइनस v। तो ये तो अपॉन में जाएगा इक्वल टू 0, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर d² साइन अपॉन dh² प्लस जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 हो जाएगा 8m पाई² A माइनस v अपॉन h² इंटू साइन इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग और संशोधित रूप में लिखते हैं और अच्छे तरीके से इसको लिखा जा सकता है d² साइन अपॉन dh² प्लस 8 पाई² m E माइनस v अपॉन h² इंटू साइन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास जो इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन कोई भी पार्टिकल जो है वो केवल अगर वन डायमेंशन में केवल एक अक्ष पर अगर गति कर रहा है तो उसके लिए ये मान होगी। अगर तीनों दिशाओं में अगर गति कर रहा है तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे d² साइन अपॉन dh² प्लस d² साइन अपॉन d² प्लस d² साइन अपॉन dz² प्लस 8 पाई² m A माइनस v अपॉन h² इंटू साइन इक्वल टू 0। तो ये डेरिवेशन है अपने पास निकल कर आता है। इसमें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि साइन जो है वो तरंग फलन है, इसकी भौतिक सार्थकता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो हम लोग ये भी हम लोग पढ़ रहे थे बेटा श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण इसी को कहते हैं। और श्रोडिंगर ने जो सिद्धांत दिया इसका ये गणितीय रूप था। अगर सिंपल वे में अगर बात कर लें तो इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं क्या थी। तो श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण है इन्होंने माना कि कोई एक जो परमाणु है, परमाणु का केंद्र नाभिक है और परमाणु के नाभिक के बाहर जो त्रिविमीय क्षेत्र होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं, उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा। तो पहला तो इन्होंने कहा कि जो कक्ष या कक्षा होते हैं यानी सेल्स होते हैं, तो किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर सेल्स हो सकती हैं, नंबर 2 सब सेल्स हो सकती हैं और उसके बाद ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो इनके ये परमाणु के सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं हैं। इन्होंने किसी परमाणु के नाभिक के बाहर के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा। अब हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट भाग में हम लोग जानेंगे कि सेल क्या है, सब सेल्स क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।